अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो हकीकत का ऐसा साया होती हैं जो इंसान की रूह को छू जाए। आज की कहानी है निम्रा की, जो एक बिल्ली को अपने घर ले आई और बाद में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलो अब चलते हैं कहानी की तरफ। मगरिब का वक्त था। हर तरफ मगरिब की अजानों की सदाएं गूंज रही थीं। वो भी नहा कर निकली थी और मगरिब के वक्त वो खुले बालों को लिए गैलरी पर आ खड़ी हुई थी। ये जून का महीना था। सख्त गर्मियां थीं। हर तरफ हब्स का माहौल था। तभी उसे अपने करीब ठंड का एहसास हुआ था। बाल हवाओं के ज़ेरे असर उड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पैवस्त करके फूंके मारने लगी। ठंड जैसे पसलियों में घुस रही थी। उसकी कान की लुएं सख्त गर्म हो गईं कि उसे इस चीज़ का एहसास होने लगे। तभी जोर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। निम्रा ने झांका तो वो उनके घर की तरफ ही देखकर भौंक रहा था। एक तो इतनी ठंड पता नहीं कैसे शुरू हो गई और ऊपर से ये कमीना कुत्ता भौंके जा रहा है। ओए हश हश। वो उसे भगाना चाह रही थी मगर वो इधर देखकर बहुत ज़ोर से भौंक रहा था। भाई इस कुत्ते को क्या हो गया? वो मुंह में बड़बड़ाई। निम्रा बीबी ये जंगल है, ये सब तो होगा ही, गुजारा करो। वो खुद से ही गुफ्तगू कर रही थी। ओए कुत्ते मियाँ, यहाँ क्या नज़र आ रहा है? वो थोड़ा ऊपर होकर हाथ हिलाती ज़ोर से बोली। तभी उसे अपने करीब किसी की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। वो यकदम घबरा सी गई थी। मैं नज़र आ रहा हूँ। उसे अपने पीछे किसी की मर्दाना आवाज़ आई तो वो खुद में सिमट सी गई। निम्रा को ये आवाज़ बहुत अजीब सी लगी। डर दिल में कहीं कुंडलियाँ मार रहा था। उसने थूक निगला और पलटी। उसे वहाँ किसी का साया नजर आया और गायब हो गया। ये कौन था और कहाँ गया? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। जब ही उल्फत बेगम की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकली, जो उसके कमरे में जूझ उसे चीख चीख कर पुकार रही थीं। निम्रा ने सर पर हाथ मारा। अब खैर नहीं, वो बड़बड़ाई और फिर दोबारा नजरें दौड़ाकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। तुम कहाँ गई थी और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है और बाल क्यों खोले हुए हैं? तेरे अब्बा को मना भी किया था कि यहाँ घर ना लें, शहर ही ठीक है। एक तो जंगल में घर और ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान। मुझे तो हर घड़ी खौफ रहता है कि जवान जहाँ लड़की और ये जंगल। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो सर पकड़कर बैठ गई। अरे अम्मा रिलैक्स, कहीं नहीं गई थी, यहीं गैलरी में थी, उसने तहम्मुल से कहा, जबकि उल्फत बेगम ने झटके से सर उठाया। तो मगरिब के वक्त इस हालत में गैलरी में गई थी? हाय रे निम्रा, मैं तेरा क्या करूं? तुझे कब अकल आएगी? लड़की, उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और निम्रा को भी वो वाक़या याद आया तो वो भी थोड़ी घबरा गई। अपनी अम्मी की हालत देखकर उसने अपने साथ होने वाला वाक़या बताना बेहतर ना समझा, इसलिए खामोश हो गई और ये सब बात के लिए छोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अब नहीं जाऊंगी, बस तुम खुश हो जाओ। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठते हुए मोहब्बत से कहने लगी। पक्का ना? उन्हें खदशा सा हुआ। जी मेरी प्यारी अम्मा, पक्का। वो उनका माथा चूमते हुए बोली तो वो पुरसुकून सी होकर चली गईं। निम्रा ने सांस खारिज की और चलती हुई साइड टेबल तक आई और सराज से ताला चाबी निकाली और गैलरी के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी वापस दराज में रखकर पुरसुकून होकर सो गई। मगर वो नहीं जानती थी एक नई मुसीबत उसकी मुंतजर की। सुबह का सूरज निकला तो सब बेदार हो गए थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो नौकरानी टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। निम्रा ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, निम्रा ने उल्फत बेगम से कहा तो वो उसे घूरने लगी। अरे अम्मा, आ जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो उन्हें मुतमईन करके तेज़ी से निकल गई। कहीं अम्मा रोक ही ना लें। वो अपनी DSLR गले में लटकाए जानवरों की तस्वीर बना रही थी। उसे वहाँ एक सियाह रंग का बिल्ला नजर आया जो दर्द से कराह रहा था। निम्रा को उसे देखकर अफसोस हुआ। उसने पहले उसकी 2-3 तस्वीर निकाली और फिर उसे उठाए घर की जानिब रवाना हो गई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि सामने ही अम्मा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे उसी की मुंतजिर थी। उसने नफी में सर हिलाया और घर में दाखिल हुई। ओए, ये किस मनहूस काले बिल्ले को ले आई है? वो उसे टोकती हुई बोली। बिल्ला ने उन्हें बुरी तरह घूरा था। अरे अम्मा, इसे चोट लगी है, ठीक हो जाएगी तो इसे वापस जंगल में छोड़ आऊंगी। वो उन्हें तफसील से आगाह करती ऊपर चली गई।
یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہی ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھیں۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کے بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات، اس کی دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا۔ وہ کسی کو کھا چکا تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز بہت ہی جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلا کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی تھی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بلے کی دھاڑیں تیز تر سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ہار ضرور جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ وہ گھبرا گئے تھے۔ نہیں میری جان! وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخو پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھی اور سامنے نمرا کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرا میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ اشرف کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی مستے جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔
उन्होंने नुस्खा इनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर, आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। उन्होंने मुस्कुराकर नुस्खा थामा और उन्हें छोड़ने बाहर की जानिब आ गए। डॉक्टर चले गए तो वो भी दवाइयाँ लेने चले गए थे। वो थोड़ा सा कसमसाई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें वा की थीं और अपने ऊपर उसी बिल्ले को झुके देखकर वो चीख कर उठ बैठी थी। उसका वजूद थर थर कांप रहा था। वो थोड़ा सा कसमसाई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें वाकी थीं और अपने ऊपर उसी बिल्ले को झुके देकर वो चीख कर उठ बैठी थी। उसका वजूद थर थर कांप रहा था। मेरी बच्ची क्या हुआ? उल्फत बेगम, जिनकी अभी आंख लगी थी, उसकी चीख पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। अम्मी, ये बिल्ला? वो हकलाई थी। अरे ये वही तो बिल्ला है जो तू लेकर आई थी। अब क्या हुआ? वो उस बिल्ले को देखकर नागवारी से बोली। मगर उसे दफा कर, तू बता, तू ठीक है? उन्होंने उसका पसीने से तर चेहरा अपनी जानिब मोड़ा तो नम्रा ने सर इस बात में हिला दिया। चल तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। वो उसका गाल थपथपाते उठकर चली गईं। तभी अजानों की आवाज़ आने लगी। निम्रा ने सामने लगी वॉल क्लॉक पर देखा तो वहाँ मगरिब की आज़ान का वक्त हो रहा था। उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब के वक्त ही दिखाई देता है। अगर ये बला कोई और हुआ तो अपना सब कुछ बदलेगा ज़रूर। वो सोचती हुई बोली और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठ खड़ी हुई। पाँव में चप्पल उड़कर वो गैलरी का दरवाज़ा धकेलती गैलरी में आ गई। वो वापस सामने देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज उसे उस कुत्ते के भौंकने का मफहूम समझ आया था। अचानक उसके जिस्म में ठंड तारी होने लगी थी। उसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ तो वो बगैर देर किए पलटी थी। सामने वो बला बैठा था। आज उसका वही रूप था जो उस दिन था। सुर्ख होती आंखें, खून से लथपथ मुंह और नोकीले नाखूनों पर भी खून था जिसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी निम्रा की नज़र सामने लगे शीशा पर पड़ी और वो हक्का बक्का सी अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पर किसी चीज़ के मारने के निशान थे और ये खून निम्रा का ही था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो बामुश्किल बोली। बिल्ले ने कोई जवाब न दिया। मैं जानती हूँ तुम बिल्ले नहीं हो, वो चीखी थी। तभी वो बिल्ला गर्दन झुका गया और यकदम वहाँ धुंध सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध मिटती गई और जब उसने सामने देखा तो उसके औसान खता हो गए। वो चीखना चाहती थी मगर हलक में ही उसकी चीख अटक कर रह गई। वो बहुत ही खतरनाक हद तक खौफनाक शख्स था और शायद वो इसी कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था मगर तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था। वो उसके करीब आया था जब निम्रा उससे 2 कदम पीछे हटी थी और रेलिंग से जा चिपकी थी। तो फिर वो हकलाई। तो फिर ये कि अब मुझे तुम पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अगर किसी ने तुम पर नज़र डाली तो मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगा। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला और उसका गाल थपथपाया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मिन्नत करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे? मुझे तुम पसंद आई हो और मुझे जो पसंद आता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह खतरनाक थी। निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। उसने ज़ोर से आंखें मीच लीं और अगले ही पल वो जिन उसके अंदर घुस गया था। निम्रा को समझ न आया और जब आया तब तक वो किसी और के कब्जा में थी। अब ये मेरी है। वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था और कहकहा लगाकर हंसा था और वापस चलकर बेड पर आकर लेट गया। उसने अपने बाल पोनी से आज़ाद कर दिए थे और आगे कर लिए थे। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी मगर किसी की आहट पर वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। बेटा ये खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई जिसे उसने धाड़ते हुए फेंक दी। दफ़ा हो जाए यहाँ से बुढ़िया। वो धाड़ा था और उल्फत बेगम तो उसके अंदाज पर हैरत के समंदर में गोताजन हो गई थी। ये क्या कह रही हो निम्रा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफा हो जाओ, नहीं तो मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, समझी? वो गुराया था और उल्फत बेगम को उसका लहजा कुछ समझ न आया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मेरी बच्ची ये क्या हालत बनाकर रखती है अपनी?
वो नम लहजा में बोली। तभी उस जिन ने उन्हें धक्का दिया था और धक्का इस जोर का था कि वो बेड से नीचे गिर गई थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वो भागती हुई कमरे से निकल गईं और लाउंज में आकर टेलीफोन में किसी का नंबर डायल करने लगी। हेलो अशरफ साहब, प्लीज़ जल्दी घर आ जाएं, वो रोते हुए बोली और कॉल काट दी। थोड़ी ही देर में अशरफ साहब आ गए थे। क्या हुआ है बेगम? वो परेशानी से बोले। अशरफ साहब, मुझे निम्रा ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चलिए, वो घबराती हुई बोली और उन्हें खींचती हुई बोली। ये देख। उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था और निम्रा सुकून से सो रही थी। उल्फत बेगम की आंखें फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं है बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करें अशरफ साहब, निम्रा भी ठीक नहीं थी, वो रोते हुए बोली। बेगम, आपका वहम होगा, आपको लगता है निम्रा की ज्यादा ही फिक्र हो गई है इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। वो उन्हें दिलासा देते हुए बाहर निकले थे। ये यहाँ दरवाजे के बीच में बांध दो, उससे वो मखलूक बाहर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की जानिब बढ़ गए और अशरफ साहब ने वो उनके कहने के मुताबिक बांध दी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह में कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, कहीं वो बाहर ना निकल जाए, वो सब बताते हुए बोले। कहाँ है उसका कमरा? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले। आए मैं आपको ले चलूं? उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोले तो वो उन्हें कमरे तक ले गए और खुद बाहर खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे, तुम तो कह रहे थे कि तुमने दरवाज़ा बंद रखा था, वो पेशानी पर बल डालकर बोले। जी मैंने बंद कर दिया था, वो उलझकर बोले। कहीं मेरी बीवी ने तो, यकदम उनके जहन में झमाका हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं, उसे मेरे आने का इल्म हो गया होगा, तुम्हारी बीवी को खतरा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उल्फत बेगम ऊपर को उठी हुई थीं और हाथ पैर मार रही थीं। अशरफ, मुझे बचाएं, वो गले पर हाथ रखे गड़गड़ाईं। बाबा, ये क्या? वो परेशान से हो गए। उन्होंने कुछ पढ़ा तो वो नीचे को आ गई। निम्रा कहाँ है उल्फत? अशरफ साहब ने पूछा तो उन्होंने गैलरी की तरफ इशारा किया। वो सब गैलरी की जानिब बढ़े। जो गैलरी के दीवार पर बैठा गोश्त की कच्ची बोटियां चबा रहा था, वो भी किसी इंसान का गोश्त था। मौलवी साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहा और गैलरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गैलरी का दरवाज़ा बंद होने पर उसने अपने शुगल से हाथ रोका था और खा जाने वाली नज़रों से मौलवी साहब को घूरा था। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा और ये लड़की मर जाएगी, वो अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला। मौलवी साहब आंखें बंद करे किसी चीज़ का विर्द करने में महव थे। उन्होंने एक मिट्टी की प्याली से मिट्टी निकाली और हथेली पर रखकर फूंक मारी। वो इतनी सी मिट्टी भी उसको हिला गई थी। वो चीखने लगा था। आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें, उन्होंने हिदायत दी और दोबारा आंखें बंद कर लीं। उनके लब फड़फड़ा रहे थे और मिट्टी वो इसकी जानिब फूंक रहे थे। वो कराह कर जमीन बोस हो गया था। तब तक अशरफ साहब रस्सी ले आए थे। उसे उठाकर उन्होंने बेड पर लिटाया और उसके हाथ पांव बेड से बांध दिए। वो ये सब अपने लखते जिगर के साथ नहीं करना चाहते थे, मगर मजबूर थे। उन्हें अपनी बेटी की जान अजीज थी। वो मज़ाहमत कर रहा था मगर कामयाब ना हो पा रहा था। छोड़ मुझे, छोड़, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो अपनी पूरी जान लगा रहा था मगर मौलवी ने एक घेरा बना दिया था। बेड के गिर्द अगर वो रस्सी खोल भी लेता तो वो इस जगह से बाहर न जा सकता। अचानक उसके खतरनाक आसार नरम पड़ गए और निम्रा की रोने की आवाज उभरी। अम्मी मुझे खोले, अम्मी मुझे डर लग रहा है, वो तड़प कर बोली। मेरी बच्ची, वो भी एक माँ थी। अपनी बेटी की तड़प की आवाज सुनकर वो आगे बढ़ी थी और खोलने ही लगी थी। रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। वो उसे रोकते हुए बोले तो उसने गुस्से से हंकारा भरा और उल्फत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो 2 कदम पीछे हटी और रुख फेर कर खड़ी हो गई। क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है? छोड़ दे, वो तुझे क्या दे देगी, छोड़ दे इसे, वो उसे समझाते हुए बोले। उसने कहकहा लगाया। मुझे ये अच्छी लगी है, तुम लोग जो भी कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया और मैं उससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो बैठा था और धाड़ते हुए बोला था, मगर फिर दोबारा लेट गया था। तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब के लब फड़फड़ा रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था और चंद पल बाद उसका जिस्म झटके खाकर ढीला पड़ चुका था और फिर मौलवी साहब ने आंखें खोलनी थीं। इसके गले में ये तावीज़ बांध दो,
انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور گردن ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں نہیں کی گردان الاپ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ اشرف صاحب رکے تھے اور مولوی صاحب کو دیکھا تھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے تو اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا اور کافی تگ و دو کے بعد آخر کار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹہ اور محنت کے بعد آخر کار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا تھا۔ سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ نمرا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور اس کا جسم نحیف سا ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو اس بچی کے ہاتھ، بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی اس حادثہ کے بعد۔ اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی اور مغرب کے وقت وہ گیلری میں نہیں جاتی تھی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا، اس لیے آج وہ باہر نکلی تھی۔ گھومتے ہوئے اسے آدھے سفید اور آدھے سیاہ رنگ کا ایک بلّا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ بلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ نمرا نے اٹھا کر اس کا رخ جیسے ہی اپنی جانب کیا، وہ چیخ پڑی اور بلے کو نیچے پھینک دیا۔ وہ بیا نہیں ہے! وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور پھر کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی نمرا اور خوفناک بلے کی کہانی۔ کبھی کبھی وہ سائیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، حقیقت میں ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔